यह कहानी चंदनपुर गांव की है। वहां एक पंडित रहते थे जिनका नाम पंडित हरिओम था। हरिओम जी थोड़ा मूर्ख थे, परंतु उनकी पत्नी काजल बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थी। उसी गांव में एक लालची सेठ मुकेश भी रहता था, जो अपने मनोरंजन के लिए गांव के लोगों को अक्सर मूर्ख बनाता रहता था। ये लो घास और पैसे। ये घास गाय को डाल देना और यह पैसे लाला दुकानदार को दे देना। वो मैं कल कुछ राशन उधार लाई थी ना, तो यह उसी के पैसे हैं। मैंने जो कहा वह समझ गए ना। ये घास गाय को देना है और ये पैसे लाला को देना है। हाँ बिल्कुल, सब समझ गया। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर पंडित हरिओम घर से निकल जाता है, लेकिन पंडित हरिओम एक नंबर का भुलक्कड़ और मूर्ख व्यक्ति था। काजल ने क्या कहा था? हाँ, उसने कहा था ये पैसे गाय को देना और यह घास लाला दुकानदार को देना है। पंडित हरिओम पैसों को गाय की चारा की टोकरी में डाल देता है और घास को अपने साथ लेकर लाला के दुकान की ओर निकल जाता है। लाला जी, ये लीजिए आपकी घास। अरे मेरी घास? कौन सी घास? मैंने कब तुमसे घास मंगवाया? अरे आप ही ने तो मंगवाई थी। मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि लाला जी को घास दे देना। तुम्हारी पत्नी ने घास नहीं बल्कि पैसे देने को कही होगी। कल वह मुझसे कुछ सामान उधार लेकर गई थी। काजल जी ने उसी के पैसे देने को कही होंगी। लाओ मुझे मेरे पैसे दो। नहीं लाला जी, मुझे ठीक से याद है, आपको घास ही देनी है। ये लीजिए अपनी घास और मुझे इसके पैसे दीजिए। मैं इस घास के पैसे दूं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? भला मैं इस घास का क्या करूंगा? लाला जी, मैं कैसे जान सकता हूँ? ये तो आपको ही पता होगा ना। घास तो आपने मंगवाई है। अरे भाई, क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? मैंने कोई घास नहीं मंगवाई है। ये अपनी घास लेकर जाओ यहाँ से। नहीं लाला जी, ये घास आपने ही मंगवाई है और आपको ही लेनी होगी। लाला जी, हमें भी सामान दे दो, कब से खड़ा हूँ। हाँ भैया, अभी देता हूँ। देखो पंडित, ये मेरी घास नहीं है, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। नहीं लाला जी, ये घास आपकी ही है। मैं इतनी दूर से आपके लिए घास लेकर आया हूँ और मेरी पत्नी ने कहा था कि आपको यह घास देनी है। आप यह घास रखिए और मुझे इसके पैसे दीजिए। अरे भाई, सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा था जो इस मूर्ख से पाला पड़ा है? ऐसे तो मेरी सारी दुकानदारी ही खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ये लो पंडित, तुम्हारे इस घास के पैसे, और यहाँ से ये अपना घास भी ले जाओ। मुझे नहीं चाहिए घास। नहीं लाला जी, मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। मैं मुफ्त की कोई भी चीज नहीं लेता। ये घास आप अपने पास रखिए, मैं ये पैसे ले जा रहा हूँ। काजल, ये लो पैसे। ये कैसे पैसे हैं? और जो पैसा मैंने आपको दिए थे वह तुमने लाला जी को दे दिया है ना? अरे लाला जी ने ही तो दिए हैं पैसे। जो तुमने घास दिए थे मैंने वह लाला जी को दे दिया और बदले में उन्होंने मुझे यह पैसा दिया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैसे दिए हैं, देने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। वह घास तुमने लाला जी को दे दी, तो पैसों का क्या किया? पैसे तो मैंने गाय को खिला दिया। हे भगवान, मेरी भी मत मारी गई थी जो मैंने इनको किसी काम के लिए कहा। अरे पैसे भी कोई गाय को खिलाता है क्या? गाय पैसे नहीं खाती है। मैंने तो यह सोचा ही नहीं, आखिर गाय वह नोट को कैसे खाएगी और उतने से नोट में उसका पेट कैसे भरेगा। हे भगवान, मैं क्या करूं इस इंसान का? इससे अच्छा तो शाम को वक्त निकालकर मैं ही लाला जी को पैसे दे आती। एक हफ्ता होने को है, अभी तक मेरे हाथ में गांव का कोई मूर्ख नहीं लगा जिसे मैं अपनी बातों की माया जाल में फंसाकर मूर्ख बनाकर उसे ठग सकूं। चलो गांव में थोड़ा घूम कर आते हैं, आखिर कौन बनेगा मेरा अगला शिकार। अरे रामलाल, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं तुम्हारे। कहाँ रहते हो आजकल? और मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी मायके चली गई है। हाँ मुकेश जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। वह अपने मायके में उसके भाई की शादी थी, तो वह वहीं गई हुई है। तो तुम नहीं गए अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल? नहीं, मैं नहीं गया। मरना है क्या उसके साथ जाकर? सारा दिन तो यहाँ घर में परेशान करती रहती है। कभी ये लेकर आओ, कभी वो लेकर आओ, कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ। अगर मायके में लेकर चली गई तो सारा दिन बस मायके का काम कराती ही रहेगी। इसलिए मैं नहीं गया। और वैसे भी वो घर पर नहीं है तो मुझे कोई रोक टोक भी नहीं करता। बस आराम से रात में सोता हूँ और दिन में यहाँ वहाँ अपने यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता हूँ।
अच्छा, तो तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? जब पत्नी ही मायके गई है तो? बस खाने की ही दिक्कत है। वह नहीं है तो बाहर से खाना खरीद कर खाना पड़ रहा है, इसलिए 2-3 दिन बाद ही उसको वापस ले आऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। जब तक तुम्हारी पत्नी मायके से घर नहीं आती, तुम मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। मेरी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैं तुम्हें तीनों टाइम का भोजन कराऊंगा, जैसे सुबह के खाने में पनीर की सब्जी, उसके साथ रायता और गर्मा गर्म पूरियां खिलाऊंगा। दोपहर के समय मूंग दाल का हलवा और रात में बिरयानी के साथ ठंडी ठंडी लस्सी। क्यों, कैसा लगा मेरा प्रस्ताव? ये मुकेश सेठ बहुत ही चालाक इंसान है। अभी तो इतने स्वादिष्ट व्यंजन का नाम बता रहा है। अगर इसके घर 2 दिन भी खाना खा लिया तो मेरे घर में जितना हम पूरे महीने में खाने में पैसे लगाते हैं, वह सारे पैसे मुझे इसको केवल 2 दिन के खाने के लिए देने पड़ेंगे। ना बाबा ना, इसके घर खाने से अच्छा मैं यहाँ बाहर ना खा लूं। नहीं मुकेश जी, अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा पेट बहुत खराब चल रहा है, तो आपके घर का इतना स्वादिष्ट खाना मेरा पेट हजम नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब ने मुझे केवल खिचड़ी खाने के लिए सलाह दी है, तो मैं वही खा लेता हूँ। यही पास में जो बाबा का ढाबा है, तो मैं उन्हीं के पास खिचड़ी खाता हूँ। 30 रुपए में पेट भर जाता है और इतना हल्का खाना खाने से पेट भी खराब नहीं होता। लगता है ये रामलाल बहुत ही चालाक इंसान है। ये ऐसे मेरे झांसे में नहीं आएगा। चलो किसी और को ही अपना अगला शिकार बनाता हूँ। जब सेठ मुकेश गांव का पूरा चक्कर लगाकर निकलता है तो वह देखता है कि एक पेड़ के नीचे कुछ गांव के व्यक्ति बातें कर रहे होते हैं और उन व्यक्तियों में एक व्यक्ति होता है पंडित हरिओम। अरे, मैं इस मूर्ख हरिओम पंडित को कैसे भूल गया? आखिर गांव का सबसे बड़ा मूर्ख तो यही है। ये मेरी नजरों से कैसे बच गया? अब यही बनेगा मेरा अगला शिकार। ऐसा कहकर सेठ वहां से चला जाता है। अगले दिन सेठ मुकेश ने पंडित हरिओम को अपनी जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने सोचा पंडित की मूर्खता का फायदा उठाकर उसे ठगना आसान होगा। सेठ ने हरिओम को अपने घर बुलाया और उससे कहा, पंडित जी, आप तो हमारे गांव के सबसे ज्ञानी पुरुष हो। मुझे आपसे एक सलाह चाहिए। मेरे पास एक अनमोल रत्न है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, परंतु मुझे उसकी सही कीमत नहीं पता है। क्या आप उसकी कीमत बता सकते हैं? पंडित हरिओम ने बिना सोचे समझे कहा, सेठ जी, मैं रत्नों की पहचान नहीं करता, परंतु मेरी पत्नी काजल इस मामले में बहुत जानकार है। मैं उसे लेकर आता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ, तुम अपनी पत्नी को भी ला सकते हो। मैं भी तो देखूं उसे कितनी रत्न की पहचान है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। पंडित की पत्नी भी क्या कर लेगी, वह भी एक साधारण गृहिणी ही है। मैं अपने अभिनय और झूठी बातें करके उसे भी बेवकूफ बना दूंगा। फिर वह रत्न बेचकर मैं मोटी रकम कमा लूंगा। पंडित को तो समझ में ही नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हुआ। पंडित हरिओम अपने घर लौटकर काजल से कहता है, काजल, मुकेश सेठ के पास एक अनमोल रत्न है। उसने मुझे उसकी कीमत बताने को कहा, परंतु मैंने उससे कह दिया कि तुम इस मामले में ज्यादा जानकार हो। सेठ मुकेश बहुत चालाक आदमी है। उसने जरूर कुछ चाल चली होगी। तुम उसे हमारे घर बुलाओ और रत्न को यहाँ दिखाने को कहो। पंडित हरिओम वापस सेठ मुकेश के घर जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मेरी पत्नी कहती है कि रत्न को वह हमारे घर पर देखना चाहती है। आप रत्न लेकर हमारे घर आइए। सेठ मुकेश ने सोचा, अब तो पंडित हरिओम पूरी तरह फंस चुका है। वह रत्न लेकर पंडित हरिओम के घर पहुंचा। पंडिताइन जी, ये है वह अनमोल रत्न। कृपया इसकी सही कीमत बताओ। काजल उस अनमोल रत्न को अपने हाथ में लेती है और उसको दीवार पर रगड़ती है। उस रत्न को रगड़ते ही काजल समझ जाती है कि ये रत्न नकली है। उसके बाद वह सेठ मुकेश को यह बताती है, सेठ जी, ये तो नकली रत्न है। अरे, ये तुम कैसी बात कर रही हो? जब यह अनमोल रत्न तुम्हारे हाथ में आ गया तो यह नकली हो गया। लाओ, मेरे रत्न मुझे वापस करो। ये लीजिए आपका रत्न। वैसे भी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं, दूसरा जो मैंने तुम्हारे पति को दिया था वह वापस करो। सेठ जी, आपने तो मुझे कोई रत्न नहीं दिया। ये एक ही रत्न था जिसकी आप मुझसे कीमत पूछ रहे थे। इसके अलावा मैंने आपसे कोई और रत्न नहीं लिया। अच्छा, मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारी चाल को। तुमने वह छुपा दिया है और पैसे देने का वक्त आया तो तुम मेरे इस रत्न को नकली बता रहे हो। तुम दोनों अभी के अभी मुझे मेरा रत्न वापस करो या उसके पैसे। किस बात के पैसे सेठ जी? ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने आपका रत्न नहीं लिया है तो उनके पास भला आपका रत्न कैसे आएगा? और अगर हमने आपका रत्न लिया ही होता तो वह हमारे पास ही होता ना। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, तुम भी इनमें अपने पति के साथ मिली हुई हो। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। लगता है अब इसका फैसला पंचायत को ही करना पड़ेगा। मैं तुम दोनों की शिकायत पंचायत में लगाऊंगा कि किस तरह तुमने मेरे रत्न की चोरी करी। अब यह बात पंचायत तक पहुंच जाती है। पंडित हरिओम, तुमने सेठ मुकेश का कोई रत्न लिया है। अब तुम कह रहे हो कि वह रत्न तुम्हारे पास नहीं है। ये सेठ मुकेश बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।
हमने ऐसा नहीं बोला, बल्कि मुकेश जी खुद हमारे घर चलकर आए थे अपने रत्न की कीमत लगाने। और जब मैंने कहा कि इनका रत्न नकली है, तो यह कहते हैं कि मेरे पति ने इनसे रत्न लेकर कहीं छिपा दिए हैं। लेकिन सरपंच जी, मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। हाँ, यह थोड़े नादान और भुलक्कड़ जरूर है, पर यह कभी चोरी नहीं कर सकते। ये सब इस सेठ मुकेश की चालाकी है। वैसे भी गांव के हर एक व्यक्ति को पता है सेठ मुकेश की चालाकी के बारे में। अच्छा मुकेश, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा रत्न कैसा था? क्या उस रत्न जैसा और रत्न है तुम्हारे पास? नहीं सरपंच जी, मेरे पास एक ही रत्न था। ठीक है, अब इसका फैसला पंचायत ही करेगी। जैसा कि सेठ मुकेश का कहना है कि उनके पास एक ही रत्न था जो पंडित हरिओम ने चोरी कर लिया। अभी तुम दोनों के घरों की छानबीन की जाएगी। जिसके घर बरामद होगा वह असली चोर है। यह बात सुनकर सेठ मुकेश घबरा जाता है। अरे ये तो उल्टा पड़ गया। काजल तो बहुत ही चतुर और समझदार निकली। रत्न तो मेरे पास है और मैंने उसे घर पर ही रखा है। अगर मेरे घर की छानबीन हुई तो सच सबके सामने आ जाएगा और सबको मेरा करतूत पता चल जाएगा। काश मैं रत्न को कहीं बाहर छिपा दिया होता। अब मैं क्या करूं? अगर सच सबके सामने आ गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। सरपंच जी, जाने दिया मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वैसे भी मेरा एक रत्न लेकर ये कौन सा रातों रात अमीर हो जाएंगे। मैंने इन्हें माफ कर दिया। सरपंच जी, मुझे इनके घर पे कोई तलाशी नहीं चाहिए। नहीं सरपंच जी, अब तो आप तलाशी ले ही लीजिए। हम इज्जतदार लोग हैं, भले ही कम कमाते हैं, लेकिन हम ईमानदारी की रोटी खाते हैं। वैसे भी यह चोरी का इल्जाम लेकर हम चैन से सो भी नहीं पाएंगे। अभी तो आप इसकी छानबीन कर ही लीजिए। दोनों की घर की छानबीन होती है और आखिरकार वही होता है जो सत्य है और सेठ मुकेश के घर से रत्न बरामद होता है। और जब रत्न की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि यह रत्न नकली है। मुकेश, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। इतने पैसे वाले होकर भी तुम इन बेचारे भोले भाले लोगों को परेशान करते हो, उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हो। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जो तुमने किया है अब उसका तुम्हें भुगतान करना होगा और इसके लिए तुम्हें अपनी जमीन का एक चौथा हिस्सा हरिओम को देना होगा। इस तरह से मुकेश का चेहरा सारे गांव वालों के सामने आ जाता है और मुकेश अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता है। काजल, तुम्हारी चतुराई ने हमें बचा लिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सेठ हमें ठगने को कोशिश कर रहा है। सच में तुम्हारी समझदारी की मैं प्रशंसा करता हूँ। अगर तुम न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तुम जैसी पत्नी का साथ पाकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। जी, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मुकेश जैसा बेईमान कभी भी किसी को ठगने से बाज नहीं आते। हमें अपनी बुद्धि और चतुराई से ही ऐसे लोगों से बचना होगा।